ओम शंकर धानी को ढूंढता है जिसे रंजीत ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो रंजीत के मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है। रंजीत वही निढाल होकर गिर पड़ता। ओम शंकर धानी को देखता जो इस हाथापाई में बेहोश हो चुकी थी। उसके कपड़े फट चुके थे, कई जगह चोटें भी लगी थी। ओम शंकर अपना जैकेट धानी के बदन को ढक देता और उसे अपनी जीप में पुशकर ले जाता है। कनक काफी देर तक मंदिर और बड़े घाट पर धानी को ढूंढती रही लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। कनक थक हार कर मंदिर के बाहर ही बैठ जाती और धानी के बारे में सोचती है। कहाँ ढूंढूं मैं धानी को? हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। क्या कहूंगी काका और काकी को कि मैं नहीं ढूंढ पाई उनकी बेटी को? कनक की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी वह कुछ सोचती हुई अपने आंसू पोंछती हुई कहती है, कहीं धानी बड़ी बावड़ी की ओर तो नहीं चली गई? रात के समय तो वहां बहुत अंधेरा रहता है, हो सकता है उसे रास्ता न मिल पाया हो। मुझे देखना होगा। कनक धानी को ढूंढने अब बड़ी बावड़ी की ओर चल पड़ती है। वो मंदिर से निकलकर बावड़ी की ओर जा रही थी। रास्ता अंधेरा था, लेकिन कनक के मन में एक उम्मीद की किरण बची हुई थी। ओम शंकर धानी को लेकर पुष्कर पहुंच जाता है। धानी अब तक बेहोश ही थी। कच्ची सड़क होने पर धानी बार बार सीट से निढल होकर गिरने लगती है। ओम शंकर अपनी गाड़ी रोकता है और धानी को सही से बिठाते हुए अपना जैकेट धानी के बदन को ढक देता है। यहाँ कनक बड़ी बावड़ी की ओर जा ही रही होती है कि ओम शंकर की गाड़ी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो दूर से ही समझ जाती है कि वह ओम शंकर की जीप है। कनक ओम शंकर और धानी को एक साथ देखती है। कनक की नजर उस समय ओम शंकर पर पड़ती है जब ओम शंकर धानी के करीब था और वह धानी को अपना जैकेट उसके फटे हुए कपड़े को ढकने के लिए दे रहा था। कनक इन सारी बातों को कुछ और ही समझ बैठी थी। वो दौड़ती हुई ओम शंकर के गाड़ी के आगे पहुंच जाती। ओम शंकर उसे कनक को देखकर हैरान रह जाता है। तुम यहाँ? इससे पहले कि ओम शंकर आगे कुछ कह पाता कनक उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। ओम शंकर इस थप्पड़ का मतलब समझ नहीं पाया और कनक की ओर देखने लगा। कनक की आंखों में एक बार फिर अंगार बरस रहे थे। उस सुनसान सड़क पर सिर्फ कनक के थप्पड़ की आवाज गूंज हो रही थी। तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। कनक ओम शंकर को थप्पड़ मारने के बाद कहती है, तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है जीते जी। अब मेरी दोस्त पर तुम्हारी गंदी नजर चली गई कि तुम उसे किडनैप करके अकेले में उसका रेप करने की कोशिश कर रहे थे। कनक कहती ही जाती है और ओम शंकर हैरानगी से उसे देखता रहा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। तुम इंसान नहीं बल्कि इंसान के नाम पर दरिंदा हो। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना यही तो तुम्हारा काम है। तुम जैसे लोग दो चेहरे लिए घूमते हैं, एक उनकी हवानियत वाली शक्ल और दूसरी आम जनता के सामने अच्छे बनने का ढोंग। कनक गुस्से में आकर ओम शंकर बहुत सारी बातें कह देती हैं जो उसे कहनी भी नहीं चाहिए थी। ओम शंकर हैरानगी से उसे देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कनक उस पर इतना बड़ा घिनौना सोच अपने मन में पाले हुए थी। आज पहली बार किसी ने उसे इस तरह से चांटा मारा था, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। ओम शंकर के मन में गहरा आघात पहुंचा था। देखो तुम गलत समझ रही हो। ओम शंकर कनक से बात करने की कोशिश करता लेकिन कनक उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैं पहले भी सही थी और अब भी सही ही हूँ। तुम्हारी हवानियत मैं पहले भी देख चुकी हूँ। तुमने धानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म बची हुई है? उसकी ऐसी हालत देखकर भी कुछ सोचने समझने को बाकी रह गया है। कनक का चेहरा गुस्से से तन जाता है। वह धानी को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। धानी की ऐसी हालत में उसे घर कैसे ले जा सकती हूँ? उसके माता पिता धानी की ऐसी हालत में देखेंगे तो वह टूट जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। कनक कुछ सोचती हुई धानी को गाड़ी से उतार कर अपने साथ हवेली लेकर जाती है। वो खुद ही धानी को अपने कंधे का सहारा देते हुए उसे ओम शंकर की हवेली लेकर जाती है। ओम शंकर वही खड़ा हुआ उसे देखता रहा। हवेली पहुंचते ही कनक और धानी को देखकर कुमुद भी कनक की मदद करने लगी। वो दोनों मिलकर उसे कनक के कमरे में लेकर गए और उसके कपड़े बदलवा कर उसे बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। कुमुद के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। वह कनक से कहती है, भाभी सा आपके सहेली की ऐसी हालत कैसे हुई? क्या इसके साथ जबरदस्ती हुई थी? कुमुद कनक से कहती है, कुमुद रात काफी हो गई है, तुम सो जाओ, हम कल बात करते हैं। कनक कुमुद से धानी के बारे में कुछ नहीं बताती है और उसे कमरे में जाने को कहती। कुमुद कनक से फिर कहती है, भाभी हुआ क्या, कुछ तो बताए। किसने किया ये सब? अब की कुमुद कनक का हाथ थामे उससे पूछती है। कनक झिल्ला उठती है। जानना चाहती हो न किसने किया धानी के साथ ये सब? तो सुनो कुमुद, तुम्हारे भाईसा ने किया है धानी के साथ ये सब। जबरदस्ती की है उसके साथ, उसे किडनैप किया है और अकेले में उसका फायदा। कनक इसके आगे कुछ नहीं कह पाती। वो रो पड़ती हैं। कुमुद कनक की बात सुनकर दंग रह जाती हैं। क्या क्या कह रही है आप भाभी सा, होश में तो हो आप?
आप जानती भी हो आप क्या कह रही हो और किसके बारे में कह रही हो? कुमुद कनक को हैरानगी सी होकर कहती है। मैं सही कह रही हूँ कुमुद। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कनक इसके आगे कहने ही वाली होती है कि कुमुद उसे चुप रहने को कहती है। बस कीजिए भाभी सा, बस कीजिए, मेरे भाई सा बारे में एक और शब्द मैं नहीं सुन सकती। अरे आप क्या जानती हो मेरे भाईसा के बारे में? पूरा पुष्कर जानता है मेरे भाईसा को कि वह कभी किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। और आप उन पर इतना बड़ा गंदा इल्जाम लगा रही हो। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? कुमुद आज पहली बार कनक से इतनी ऊंची आवाज में बात करती है। कनक भी हैरान रह जाती हैं। कुमुद ये मैंने सोचा नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखा है। कनक कुमुद से कहती है। भाभी सा हमेशा अपनी आंखों देखी चीज सही नहीं होती है। आप कभी कहती हैं आपके माता पिता को मेरे भाईसा ने मारा है, आपके साथ जबरदस्ती शादी की, और आज आप कह रही है कि भाईसा ने अपने सहेली के साथ जबरदस्ती की है। आप भले ही इस बात पर यकीन कर सकती हो लेकिन मैं और पुष्कर के लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे भाईसा ऐसे है ही नहीं, समझे आप? कहते हुए कनक वहां से चली जाती है। यहाँ कनक खुद को बाथरूम में बंद कर लेती और शावर ऑन करके वही खड़ी हुई फूट फूट कर रो पड़ती है। मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? जब भी मैं किसी को अपना मानती हूँ वही मुझे धोखा दे जाता है। मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं। क्या मुझे इस जिंदगी में सिर्फ धोखे ही मिलेंगे? क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, क्यों? कनक फूट फूट रो पड़ती है। आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी के साथ कनेक्ट रहें और चैनल पर सब्सक्राइब करना न भूलें।